हमने पुराने पहले वीडियो में देखा है कि परिसंचरण तंत्र के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद में मैंने ब्लड के कुछ क्वेश्चन तो बहुत सारे किए हैं हमने। तो मैं इसके आगे तो आपको बताता हूँ, मैं सारे एक के बाद में एक आप तक वीडियो पहुँचाने की कोशिश में है। बट आप लाइक तो उनको ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ उनको शेयरिंग करें, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं। ऐसा करने से क्या होगा कि हमें पता लगता रहेगा कि कितने बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं और कितने हमारी जो मेहनत है वो सक्सेस हो रही है, सफल हो रहे हैं। तो मैं यही आपसे आशा करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें शेयरिंग करेंगे। हम बात कर रहे थे कुछ ब्लड के बारे में, और ब्लड के बारे में मैंने आपको परिसंचरण पढ़ा दिया था, हीमोसाइटोमीटर और उसके उपकरण के बारे में बहुत सारे नए क्वेश्चनों की, प्लाज्मा, रुधिराणु, बंद परिसंचरण तंत्र के बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन एक टॉपिक उसमें आता है कि जैसे हम ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते हैं, कभी चोट लगने के बाद हम बहुत बार अकस्मातली आपके साथ ही कहीं गिर गए, चोट लग गई तो ब्लड बाहर निकल जाता है, तो उस दौरान फिर हमें ब्लड चढ़ाया जाता है। बहुत सारे एक्सीडेंटली ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो क्या होता है कि जब एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति में रुधिर चढ़ाया जाता है तो चढ़ाने के बाद क्या उसमें प्रक्रिया होती है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं सन 1900 ईस्वी पर। लेकिन 1900 ईस्वी पे चलने के पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसके टॉपिक की बात करनी पड़ेगी। और मैं आपको इस टॉपिक पर बता देता हूँ कि हम क्या पढ़ने वाले हैं आज। मैं इस टॉपिक की बात करूंगा आज ब्लड ग्रुप, जिसको हम कह सकते हैं रुधिर समूहन। तो बच्चों, मैं आपके सामने आज बात करने वाला हूँ ब्लड ग्रुप की, रुधिर समूहन की। कैसे पता चला कि इस ब्लड ग्रुप के बारे में, किस तरह से हमने जाना, किस तरह से ये बात उठी। तो देखा गया कि सन 1900 ईस्वी में एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था कार्ल स्टीनर। सन 1900 ईस्वी में कार्ल स्टीनर ने इस ब्लड ग्रुप के बारे में बताया। वापस देखिए, अब मैं बोल क्या रहा हूं कि सन 1900 ईस्वी में कार्ल स्टीनर ने रुधिर समूहन की खोज की, केवल खोज की। सन 1901 ईस्वी में इन्होंने रुधिर का वर्गीकरण किया। बहुत बार क्या होता है कि वर्गीकरण का प्रश्न पूछा जाता है और बच्चा 1900 को टिक लगा देता है। तो सन 1900 ईस्वी में कार्ल स्टीनर ने रुधिर समूहन की खोज की और 1901 ईस्वी में रुधिर का वर्गीकरण हुआ। अब रुधिर का वर्गीकरण हुआ, किस तरह से रुधिर का वर्गीकरण हुआ, तो इसे 4 भागों में बांटा गया, 4 आधार पर। एक, रुधिर वर्ग ए, दूसरा रुधिर वर्ग बी, और तीसरा रुधिर वर्ग ए बी, और चौथा रुधिर वर्ग ओ वर्ग। रुधिर का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया, एक रुधिर वर्ग ए, एक रुधिर वर्ग बी, एक रुधिर वर्ग ए बी और एक रुधिर वर्ग ओ। अब आप सोच रहे होंगे कि रुधिर का वर्गीकरण किस तरह से किया गया, किस आधार पर किया गया। तो इसके पहले हमने देखा था कि ब्लड में, हमारे ब्लड में हमने देखा था कि प्लाज्मा और रुधिराणु होते हैं।
प्लाज्मा और रुधिराणु होते हैं। और इस रुधिराणु में हमने बात की थी आरबीसी पर। किस पर बात की थी? बोलिए, आरबीसी पर। किसकी बात हुई थी? आरबीसी पर। और एक हमने बात की थी प्लाज्मा पर। एक मैंने बात की थी प्लाज्मा। इस प्लाज्मा में पाए जाते हैं एंटीबॉडी। प्लाज्मा में एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी पाए जाते हैं जिसको हमने प्रतिरक्षी कहा। और आरबीसी की सतह पर, आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं एंटीजन। एंटीजन आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं एंटीजन और प्लाज्मा में होते हैं एंटीबॉडी। ये जो एंटीजन होते हैं आरबीसी में, इस एंटीजन के आधार पर ही हमारे शरीर में रुधिर का वर्गीकरण किया गया। ध्यान से सुनिए इस बात को कि आरबीसी की सतह पर जो एंटीजन होते हैं, इस एंटीजन के आधार पर ही रुधिर का वर्गीकरण किया गया। और साथ में प्लाज्मा में एंटीबॉडी प्रतिरक्षी के आधार पर। अब आरबीसी में एक प्रोटीन पाई जाती है, उस प्रोटीन का नाम है, ये प्रोटीन, इस प्रोटीन का जो नाम है, ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन के बारे में मैंने एक ग्लाइकोप्रोटीन, एक नाम मैंने आपके ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। आरबीसी की सतह पर एंटीजन होते हैं और ये एंटीजन होते हैं, मतलब आरबीसी में एक प्रोटीन होती है जिस प्रोटीन का नाम है ग्लाइकोप्रोटीन। और इस ग्लाइकोप्रोटीन के कारण ही रुधिर वर्ग को हमने 4 भागों में बांटा, जो आपको मैंने बताया है। ब्लड ग्रुप ऑफ ए, ब्लड ग्रुप ऑफ बी, ब्लड ग्रुप ऑफ ए बी, ब्लड ग्रुप ऑफ ओ। सन 1900 ईस्वी में इस ब्लड ग्रुप की खोज हुई। 1901 ईस्वी में इस ब्लड को अलग अलग ग्रुप्स के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दिया गया और इस रुधिर वर्ग को बांटा गया एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर। और एंटीबॉडी में मुख्य आधारशिला रही एंटीजन, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन के आधार पर। इस तरह से अब आप सोच रहे होंगे कि कितने व्यक्तियों में किस तरह का रुधिर वर्ग बांटा गया। तो 25% व्यक्तियों में ब्लड ग्रुप ऑफ ए, 35% व्यक्तियों में ब्लड ग्रुप ऑफ बी और 10% व्यक्तियों में ब्लड ग्रुप ऑफ ए बी। अब आप देख रहे हो कि 25, 35 और 10, ये 70% की बात हम कर चुके हैं और 30% व्यक्तियों में ब्लड ग्रुप ऑफ ओ होता है। रुधिर वर्ग 25%, रुधिर वर्ग 35 बी 35%, रुधिर वर्ग ए बी 10% और 30% व्यक्तियों में रुधिर वर्ग ओ होता है। क्यों जरूरत हुई? 1902 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टेनर ने देखा जाना कि जब एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का रुधिर चढ़ाया जा रहा था, तो उस रुधिर चढ़ाने के दौरान उन्होंने देखा कि जब बीमार रुधिर किसी व्यक्ति से किस व्यक्ति में चढ़ाया गया तो उन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, उन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। तो फिर ये इस आधार पर उन्होंने बताया कि समान व्यक्तियों में जब ये रुधिर वर्ग का रुधिर चढ़ाया जाता है तो उनकी लाल रुधिर कणिकाओं पर कोई
कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन अगर फीमेल व्यक्ति का रुधिर एक से दूसरे व्यक्ति में चढ़ाया जाता है तो उसकी लाल रुधिर कणिकाओं में गुच्छा सा बन जाता है, और गुच्छा सा बनने के दौरान उनकी लाल रुधिर कणिकाएं चिपकती हैं, प्रभावित होती है, उसमें रुधिर अभिश्लेषण की क्रिया होती है, तो उन व्यक्तियों की मृत्यु होने की संभावना अधिक हो जाती है। इसी आधार पर इसे बांटा गया। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि इस तरह से इनको बांट दिया गया। इसी आधार पर रुधिर के वर्गीकरण के लिए सन 1930 ईस्वी में कार्ल स्टीनर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्ल स्टीनर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1930 ईस्वी में कार्ल स्टीनर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पर दोस्तों ये बात जब सामने आ चुकी थी, फिर भी कई कारणों से व्यक्तियों में मृत्यु में ऐसे कुछ कारण बन रहे थे जिससे व्यक्तियों की मृत्यु हो रही थी। फिर भी ये बड़ी टेंशन वाली बात कार्ल स्टीनर के दिमाग में अभी तक बनी हुई थी। और जब कार्ल स्टीनर ने 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार के बाद जब इन्होंने इस घटना के बारे में और अध्ययन किया तो पता किया कि इस रुधिर वर्ग में एक और कारक पाया जाता है जिसको कहा जाता है RH कारक। ये और एक कारक की बात का उन्होंने पता किया और उस कारक का नाम था RH कारक। और इस RH कारक का पता उन्होंने कार्ल स्टीनर के साथ एक उनके शिष्य जिसका नाम था वीनर, तो सन 1939 से 40 ईस्वी में RH कारक की खोज की, और ये खोज कार्ल स्टीनर और उनके शिष्य वीनर के द्वारा की गई। अब देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन बना कि RH कारक की खोज कब हुई, तो 1939 या 40 में RH कारक की खोज हुई। अब ये RH कारक की खोज के पहले प्रश्न हमारे बने कि ब्लड ग्रुप का, ब्लड समूह की खोज कार्ल स्टीनर ने, ब्लड ग्रुप का डिवाइडेशन कार्ल स्टीनर ने। इन्हें नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, 1930 ईस्वी में। और यह ब्लड ग्रुप किस आधार पर, एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर। एंटीबॉडी प्लाज्मा में और एंटीजन आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं, और इनमें एक प्रोटीन होती है जिनका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन। और इसी ग्लाइकोप्रोटीन के कारण प्रत्येक व्यक्ति का रुधिर वर्ग अलग अलग होता है। किसी का रुधिर वर्ग ए है, किसी का रुधिर वर्ग बी है, किसी का रुधिर वर्ग ए बी है, किसी का रुधिर वर्ग ओ है। क्या आप जानते हो कि आपका रुधिर वर्ग कौन सा है? नहीं जानते हो तो पता होना बहुत जरूरी है। रुधिर वर्ग ए 25% व्यक्तियों में, रुधिर वर्ग बी 35% व्यक्तियों में, और 10% व्यक्तियों में रुधिर वर्ग ए बी, और 30% व्यक्तियों में रुधिर वर्ग ओ होता है 30% व्यक्तियों। ओ रुधिर वर्ग की खोज डी कास्टेलो और स्टोली के द्वारा की गई। इसलिए कभी कभी ये प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जाता है। एक प्रश्न फिर मैं आपको बता दूं कि एक प्रश्न और बना है यहाँ पर, ओ वर्ग की खोज की जहां पर बात होती है तो इस ओ वर्ग की खोज डी कास्टेलो और स्टोली, डी कास्टेलो और स्टोली के द्वारा। तो कभी कभी आ जाए कि रुधिर वर्ग ओ की खोज डी कास्टेलो और स्टोली के द्वारा रुधिर वर्ग की खोज। कृत्रिम रक्त भी बनाया गया था कार्ल लीलैंड नामक व्यक्ति के द्वारा। एक बात मैं आपको यहाँ कृत्रिम रक्त एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था कार्ल लीलैंड, इनके द्वारा कृत्रिम रक्त का निर्माण किया गया। परफ्लोरोकार्बन के सिल्वर विलयन को कृत्रिम रक्त कहा जाता है। परफ्लोरोकार्बन का सिल्वर विलयन कृत्रिम रक्त कहा जाता है।
कृत्रिम रक्त कार्लिलैंड ने परफ्लोरोकार्बन के सिल्वर विलेन को कृत्रिम रक्त कहा जाता है। आपको पता है कि एक यूनिट में कितना रक्त होता है? कभी एग्जाम में, पुलिस जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एक यूनिट में कितना रक्त होता है? पता है? नहीं है तो मैं बता देता हूँ, 350 ml। एक यूनिट में 350 ml होता है। कभी आपने रक्तदान चढ़ाते हुए देखा होगा कि थैलियां जो होती है उसमें ऑक्सलेट होता है, उन थैलियों में ऑक्सलेट मिलाते हैं। रुधिर या रक्तदान चढ़ाते हुए थैलियों में क्या मिलाया जाता है? तो ऑक्सलेट मिलाया जाता है। तो आपने देखा कि रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी, रुधिर वर्ग ओ। अब मैं आपको कि इन रुधिर वर्ग ए बी और ओ को किस तरह से बांटा गया है मैं आपको समझाता हूं एक चार्ट के दौरान। चलिए हम बात करते हैं इसी के आगे इनके तथ्यों पर। मैं आपको थोड़ा सा इसके एक चार्ट बनाता हूं। मैंने यहाँ पर एक ब्लड, ये ब्लड ग्रुप, ये ए, ये बी, ये ए बी और ये ओ। ए बी और ओ मैंने इस तरह से बांट दिया है। पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर पर मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। अब मैं बांट रहा हूं आपको सामने कि इसको किस तरह से डिवाइड कर रहा हूं। तो अभी मैंने बात की थी एक एंटीजन और दूसरा एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर मैंने इसे बांट दिया है। ए एंटीजन, बी और ए बी और ओ संख्या मेरे को मैंने बता दिया है कि 25%, 35%, 10% और 30% व्यक्तियों में इनकी मैंने इस तरह से इसको डिवाइड कर दिया है। अब देखो कुछ नहीं करना है, एंटीजन सेम, क्योंकि नी के तो आधार पर इनको बांटा गया है। तो ए में ए एंटीजन, बी में बी एंटीजन और ए बी में दोनों ए बी एंटीजन और ओ में, अब ओ में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती। देखिए मेरी बात, ए में ए एंटीजन, बी में बी एंटीजन, ए बी में ए और बी एंटीजन दोनों, लेकिन ओ में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती। अब एंटीजन के आधार पर इसे एंटीबॉडी की भी बात करते हैं। इस एंटीजन के ठीक विपरीत एंटीबॉडी होते हैं। अगर ए है तो मैंने यहां पर बी एंटीबॉडी की बात की है, यहां पर बी है तो ये बी एंटीबॉडी की बात की है, और ए बी दोनों एंटीजन हैं तो फिर मैंने यहां पर क्रॉस का निशान लगा दिया है। और यहां पर कुछ नहीं थे एंटीजन तो मैंने यहां ए और बी एंटीबॉडी की बात की है। ए बी और ओ। अब यहां पर आपको कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि किन व्यक्तियों में रुधिर वर्ग कौन सा व्यक्ति ले सकता है, कौन सा व्यक्ति रुधिर दे सकता है। कि जैसे मेरा एक कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति का एक्सीडेंटली हो चुका है और उसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसको किसका रुधिर दिया जाएगा और कौन व्यक्ति उसका रुधिर दे सकता है, तो ये बात भी पता होना जरूरी है। तो मैंने देखा आपको किस तरह से इनको बांटा गया है, किस आधार पर इसे हमने डिवाइड किया गया है। अब देखिए ए बी वर्ग में दोनों प्रकार के एंटीजन होने के कारण ये प्रत्येक व्यक्ति से रुधिर ले सकता है, इसलिए इस ए बी वर्ग को सर्वग्राही कहा जाता है। सर्वग्राही मतलब इस ए बी वाला ग्रुप सभी व्यक्तियों से रुधिर ले सकता है, ब्लड एक्सेप्टर है, ये सभी व्यक्ति इसको रुधिर दे सकते हैं।
लेकिन O वर्ग में किसी भी प्रकार का प्रतिजन नहीं होने के कारण न तो ये AB से रुधिर ले सकता है, न B से ले सकता है, न A से ले सकता है, केवल O से ही ये रुधिर लेगा, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होगा। परंतु इसमें कोई एंटीजन नहीं होने के कारण ये प्रत्येक व्यक्ति को रुधिर दे सकता है, इसलिए इसे सर्वदाता कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर इसे कहा जाता है, सर्वदाता, इसे सर्वदाता कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर इसे कहा जाता है। अब मेरे को एक बात बताइए, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए ब्लड ग्रुप ऑफ ए में कौन सा एंटीजन, कौन सा एंटीबॉडी होगा? तो एंटीजन तो होगा ए और एंटीबॉडी होगा बी। जबकि अगर मैंने कहा होता आपसे कि ब्लड बी में, तो बी में भी आप जान सकते हो कि बी एंटीजन होगा और बी एंटीबॉडी होगा। जबकि ए बी में दोनों प्रकार के एंटीजन होंगे, परंतु क्या एंटीबॉडी होगा? जी नहीं, इसमें एंटीबॉडी नहीं होगा। जैसे ही ओ में कोई एंटीजन नहीं होता, किंतु इसमें दोनों प्रकार के एंटीबॉडी पाया जाता है, इसलिए ओ यूनिवर्सल डोनर है, ए बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। ये प्रत्येक व्यक्ति से रुधिर ले सकता है, जबकि ये प्रत्येक व्यक्ति को रुधिर दे सकता है। तो चलिए अपन देखते हैं कि कौन सा व्यक्ति किसको रुधिर दे सकता है, कौन सा व्यक्ति रुधिर ले सकता है। इसको समझने के लिए मैंने थोड़ा सा इस तरह से लिया, इस तरह से मैंने आपको लिया। अब मैं एक बात बता रहा हूं आपको, देखिए कि मैंने कुछ गोले आपके सामने बना लिए हैं। ये कुछ गोले मैंने आपके सामने बता दिए हैं बना के, और उन गोलों में मैंने देखा है कि ये थोड़ा सा इस गोलों में इस तरह की कोई स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पर इस कलर से बना दिया है। ये कलर में ए एंटीजन के रूप में बात कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पर इसमें कुछ इस तरह से अलग यहाँ पर दूसरा इंकिंग यूज कर लिया है, और इसलिए मैं ब्लू कलर इन यूज कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसको बी एंटीजन लिख दिया है, और इसके बाद मैंने यहाँ पर ब्लैक और ब्लू दोनों यूज किया है। ये ब्लैक और ब्लू दोनों यूज किया है, और यहाँ पर मैंने ए एंटीजन और ये एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी, ये इसको मैंने एंटीजन में मैंने क्या कर दिया, इसको ए एंटीजन, इसको मैंने यहाँ पर ए एंटीजन, और इस ब्लू को मैंने क्या कर दिया, इस ब्लू को मैंने, ये जो ब्लू है, इस ब्लू को मैंने बी एंटीजन, और इसको मैंने खाली रख दिया। तो देख लिया, अब पता लगाइए ये कौन सा ब्लड ग्रुप है। मैंने ब्लैक से लिखा है, ये ब्लैक आपको दिख नहीं रहा है, तो मैंने यहाँ पर इसको ब्लैक से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये ब्लैक से इसमें गोले बने हुए, तो इसमें ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए वर्ग। ये ब्लू से मैंने लिखा है, तो ब्लू से इसको गोले को शो करने के लिए इसमें कौन सा वर्ग है, बी वर्ग। और इसमें देखो आप ब्लैक भी है और ब्लू भी है, तो ये कौन सा हुआ, ए बी वर्ग। और इसमें कुछ नहीं है, तो इसका मतलब कौन सा वर्ग हुआ, ओ वर्ग हुआ। कौन सा वर्ग हुआ, ओ वर्ग। तो जिसमें ए एंटीजन होगा वो ए वर्ग होगा, जिसमें बी एंटीजन होगा वो बी वर्ग होगा, और जिसमें दोनों ए बी हो और बी बी हो वो ए बी वर्ग होगा, ग्रुप होगा, और जिसमें कोई नहीं है वो कौन सा वर्ग होगा, ओ वर्ग। अब कौन ले सकता है, कौन दे सकता है, चलिए बात करते हैं आगे। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा एक बात बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं ए वर्ग की। ए वर्ग, अब एक तो रुधिर लेने वाला और एक रुधिर देने वाला, रुधिर देने वाला। अब रुधिर ए वर्ग,
रुधिर लेने वाला। तो एक बात तो आपको पता है से क्या कि O वर्ग सबको रुधिर दे सकता है, O वर्ग सबको रुधिर दे सकता है। तो मैंने A, B, AB और O। अब देखिए आप A वाला सेम या समान व्यक्ति को रुधिर देता है, तो ये किससे रुधिर ले सकता है? ये रुधिर ले सकता है एक तो A वर्ग से और दूसरा O वर्ग से ले सकता है। ऐसे B वाला B वर्ग से रुधिर ले सकता है और O से भी ले सकता है। अगर मैं बात करूं AB वर्ग की, तो AB वर्ग A से भी ले सकता है, B से भी ले सकता है, AB से भी ले सकता है और O से भी ले सकता है। यानी कि A वर्ग A से ले सकता है, O से ले सकता है और B वाला B से ले सकता है और O से O ले सकता है। AB वाला A से भी ले सकता है, B से भी ले सकता है, AB से भी ले सकता है और O से भी, और O वाला किससे? O वर्ग से ही रुधिर ले सकता है। रुधिर लेने वाले के बाद रुधिर देने वाले की बात करते हैं। अब रुधिर A वर्ग वाला किसको रुधिर दे सकता है? तो रुधिर A वाला A को रुधिर दे सकता है और ये AB को रुधिर दे सकता है। इसके बाद B वाले की बात करें तो B वाला एक तो सेम B को और उसके साथ AB को ये दे सकता है। थर्ड AB वाला AB को ही रुधिर दे सकता है। O वर्ग वाला की अगर हम बात करें तो O वर्ग रुधिर देने वाला है। तो सर्वदाता कहा था अभी थोड़ी देर पहले आपने, ये सर्वदाता, ये सर्वग्राही, इसको हमने सर्वग्राही कहा था। तो ये O वर्ग वाला किसको दे सकता है? ये दे सकता है A, B, AB और O। लेगा सिर्फ O से, लेकिन दे सकता है A वर्ग से, B से, AB से और O से। तो आपने देखा कि किस तरह से हम किस व्यक्ति से कौन सा व्यक्ति रुधिर ले सकता है, किससे कौन सा रुधिर ले सका है। A वाले से A और O दोनों की बात हुई है, B वाले से B और O दोनों की बात हुई है और AB वाले से A, AB और O से बात हुई है। रुधिर वर्ग O केवल रुधिर O से ही ले सकता है, जबकि रुधिर किसको A वर्ग दे सकता है? तो ये A को दे सकता है, AB को दे सकता है, B वाला B को दे सकता है और AB को ये दे सकता है, AB वाला AB को ही रुधिर दे सकता है और O वाला रुधिर AB और O सबको दे सकता है, क्योंकि इसमें कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता है। अब मैं एक प्रश्न आपसे पूछ लेता हूं या एक प्रश्न मैं आपको बताऊं, एक प्रश्न मैं आपको समझाऊं कि जैसे मैंने आपसे ये दो व्यक्ति यहां पर मैंने बना दिए हैं, ये दो व्यक्ति, एक का रुधिर वर्ग A, एक का रुधिर वर्ग B। एक का रुधिर वर्ग A और दूसरे का रुधिर वर्ग B है। अब इस एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का जब रुधिर चढ़ा, इस एक को जब रुधिर वर्ग B का रुधिर चढ़ाया जाएगा तो क्या होगा? सोचिए क्या होगा, सोच लीजिए क्या होगा। सोच लिया ना क्या कि जब रुधिर वर्ग A को B व्यक्ति का रुधिर चढ़ाया जाएगा तो दैट इज ऑफ डाई, उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें तो रुधिर वर्ग A में तो A एंटीजन है, इसमें तो A एंटीजन है और इसमें B एंटीजन है, और जब ये B एंटीजन इनके संपर्क में आएंगे तो लाल रुधिर कणिकाओं का एंटीजन समान नहीं होने के कारण इनमें लाल रुधिर कणिकाओं का जो गुच्छा है वो बनने लगेगा, चिपकने लगेगी, जिससे इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, जिससे उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। इसलिए
कार्ल एंड स्टीनर ने बताया कि समान व्यक्तियों में इन एंटीजन के आधार पर इनका रुधिर वर्ग चढ़ाया जाता है। समान व्यक्तियों में एंटीजन के आधार पर इनका रुधिर चढ़ाया जाता है। इसके बाद में अगर बात करूं यहां से, तो एक बात और समझ में आती है कि थोड़ी देर पहले आपको बताया गया था कि 1939 और 40 ईस्वी में क्या बात रही इनसे। चलिए, इसमें रुधिर समूहन के साथ एक और बात हमने की कि सन 1939 से 40 ईस्वी में कार्ल एंड स्टीनर और वीनर, इन्होंने RH कारक की खोज की। RH कारक, और ये RH कारक की खोज इन्होंने एक लाल मुंह के बंदर से की। लाल मुंह का बंदर, और इस बंदर को इन्होंने नाम दिया मकाका रिसस नामक बंदर। मकाका रिसस नामक बंदर 1939 और 40 ईस्वी में कार्ल एंड स्टीनर और वीनर ने RH कारक की खोज की लाल मुंह के बंदर से। उस बंदर का नाम रखा मकाका रिसस नामक बंदर, और यहां से इस कारक की खोज हुई और इस कारक को दो भागों में बांट दिया गया, एक RH धनात्मक और एक RH ऋणात्मक। एक RH धनात्मक, एक RH ऋणात्मक। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि RH कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, एक RH धनात्मक और एक RH ऋणात्मक। अब कितने प्रतिशत व्यक्तियों में ये पाए जाते हैं, किस तरह के? अब आपको पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये RH धनात्मक और RH ऋणात्मक क्या है। तो सोच लीजिए कि आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि एक ब्लड के जो ग्रुप थे, ये ब्लड ग्रुप ये थे कौन से? एक तो A, एक B, एक AB और एक O। ये ब्लड ग्रुप थे आपके 4 तरह के। तो ध्यान रखिए कि जिसमें RH कारक होगा वो हो, यदि जिसमें RH कारक होगा वो होगा RH धनात्मक। तो समझ लीजिए क्या कि ये ब्लड ग्रुप A, B, AB और O, इन जिनमें RH कारक होगा वो होगा RH धनात्मक, और जिनमें RH कारक नहीं होगा वो होगा क्या? RH ऋणात्मक। आपको पता होना चाहिए कि भारत में इनका जो RH धनात्मक और RH ऋणात्मक का जो रेशो है वो होता है 93% से 7% की। भारत में इनका रेशो 93% RH धनात्मक और 7% व्यक्तियों में RH ऋणात्मक कारक पाया जाता है, जबकि विश्व स्तर पर हम जानते हैं कि 85% व्यक्तियों में RH धनात्मक कारक और 15% व्यक्तियों में RH ऋणात्मक कारक पाया जाता है। तो आपको पता लग चुका है कि RH कारक की खोज कब हुई, किस तरह से हुई, किस आधार पर, किस रूप में इसे डिवाइड किया गया। RH धनात्मक क्या होता है, RH ऋणात्मक क्या होता है, विश्व आधार पर इसका रेशो क्या है, भारत में इसका रेशो क्या है। परंतु एक बात और जाननी जरूरी है, और वो जरूरी यह है कि RH कारक में जब किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की जब इन RH कारकों की बात होती है तो इन कारकों में कुछ ऐसे कारक हमारे शरीर में हमारी RBC को प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं? चलिए, अब आपसे कभी कभी क्या होता है, इनमें कुछ इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ये जो रुधिर ग्रुप में इनके अगर जो रुधिर हैं एक जीन विकल्पी प्रभावी लक्षण है, तो जैसे ब्लड ग्रुप ए, ये जो ब्लड ग्रुप ए
और इसका जो जीन विकल्प लिखूं मैं, इसको जीन के रूप में लिखें तो इसे हम इस तरह से दो भागों में बांट सकते हैं। एक हम बांट सकते हैं इस आधार पर, इसका जो जीन रूप है, इस जीन रूप के आधार पर हम जब इसे डिवाइड कर सकते हैं तो वो हम किस तरह से, एक तो IA इस तरफ से, अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते हो तो आप IA और I0 के रूप में से लिख सकते हो, ये दोनों रूप में। इसी तरह से अगर आप ब्लड ग्रुप B की बात करें, ग्रुप B की बात करें तो इसे IB और IB या फिर IB और IO के रूप में, ऐसे ही ग्रुप AB की बात करें तो उसे IB के रूप में से बांट सकते हैं। तीसरा जो ग्रुप है उस ग्रुप की अगर मैं बात करूं आपके सामने O, तो इसे IO और IO के रूप में से बांट सकते हो। ये किस रूप में काम आते हैं? ये इन जीन विकल्पों से हम निर्धारण कर सकते हैं। कैसे निर्धारण कर सकते हैं साहब? आप सोच रहे होंगे किस तरह से। जैसे किसी व्यक्ति का, कोई व्यक्ति है, उसका ब्लड ग्रुप, ये ब्लड ग्रुप, ये जो ब्लड ग्रुप A है, दूसरे व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है वो B है। अगर कहीं ना कहीं पुरुष और महिला की बात कर रहे हैं, पुरुष महिला की बात करें, A और B, मैंने इसको इसके जीन विकल्प के रूप में बांट दिया है। ये मैंने इसको IA और IO के रूप में से लिख दिया है। इसको मैंने IB और IO के रूप में से लिख दिया है। इसको मैंने जब इससे क्रॉस करवाया तो ये IA IB हुआ। इससे मैंने जब इसको क्रॉस करवाया तो IA I0 हुआ। इससे इसको मैंने क्रॉस कराया तो IO IB हुआ। इसका जब मैंने इससे क्रॉस कराया तो I0 I0। इट मींस ये AB वर्ग हुआ, ये A वर्ग हुआ, ये B वर्ग हुआ, मैंने इसको B वर्ग लिख दिया है, और ये O वर्ग हुआ। अब मैंने इसको अलग अलग रेशो में 25%, 25%, 25% और 25%। अब इससे क्या पता चला कि यदि A वर्ग वाले पुरुष का विवाह B वर्ग की महिला के साथ कर दिया गया तो जो चाइल्ड होगा उसमें ब्लड ग्रुप किस रूप का होगा, उनका रेशो क्या होगा। तो आप देख सकते हो कि 25% AB वर्ग, 25% A वर्ग, 25% B वर्ग और 25% O वर्ग होगा। इस तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह से हम अलग अलग ग्रुप के आधार पर अब ये पुरुष AB का आप निकाल सकते हो कि यदि कहीं ना कहीं पुरुष का ब्लड ग्रुप O है, महिला का ब्लड ग्रुप, महिला का जो ब्लड ग्रुप है वो ब्लड ग्रुप अगर B है, ब्लड ग्रुप B है या फिर O है, AB है, किसी भी तरह से इसका हम अलग रूप में निकाल कर इस तरह से रुधिर वर्ग का निर्धारण हम कर सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे हो कि यदि इसमें प्लस और माइनस की जगह RH धनात्मक कारक हो उस आधार पर, तो हम देख सकते हैं कि इस RH कारक का जो हम निर्धारण करते हैं वो मैं आपको एक छोटे से रूप में बता दूं कि यदि RH धनात्मक पुरुष का विवाह RH ऋणात्मक महिला के साथ हो जाता है, ये महिला, तो महिला, ये एक असामान्य प्रोसेस है। होने के बाद इनके प्रथम अवस्था में एक RH प्रतिरक्षी का निर्माण हो जाता है, RH प्रतिरक्षी का निर्माण हो जाता है, और ये प्रतिरक्षी के दौरान प्रथम जो फर्स्ट जो चाइल्ड होता है, ये चाइल्ड में ये सेफ रहता है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। परंतु सेकेंड प्रोसेस के दौरान इस चाइल्ड की, इस बच्चे की डेथ हो जाती है, इस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इस RH, क्योंकि इनके अंदर जो RH प्रतिरक्षी बनता है उस चाइल्ड में वो RH प्रतिरक्षी को नष्ट कर देता है, और रक्त अल्पता को उनकी कमी होने से, लाभ रुधिर कणिकाओं प्रभावित होने से ये डेथ हो जाती है। और
कहीं ना कहीं ये जो क्रिया होती हैं इसे इरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं। इरिथ्रोब्लास्टोसिस ये क्रिया कहलाती है। हिंदी में से रुधिर लयनता कहा जाता है। रुधिर लयनता, इसे रुधिर लयनता कहते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं पर विस्फोट होता है ब्लास्टोसिस, और ऐसे शिशु को रीसस शिशु कहा जाता है। रीसस शिशु कहा जाता है। अगर इस क्रिया को, इस प्रतिरक्षी को नष्ट करना हो तो लगभग 24 से 72 घंटों के अंतराल में हम RH-D, RH0 या IG और G का एक इंट्रावेनस इंजेक्शन यूज किया जाता है। एक 24 से 72 घंटों के अंतराल में इसका इंजेक्शन लगाया जा सकता है। कब ये प्रभावित हो सकता है, क्या है? अगर कंडीशन ये है RH धनात्मक तो ये एक सामान्य लक्षण होगा। अगर ये RH ऋणात्मक है तब भी ये प्रोसेस सामान्य होगा। यदि ये RH धनात्मक होगा तब भी ये प्रोसेस सामान्य रहेगी। पुरुष की मैं इधर बात कर रहा हूँ, महिला की मैं इधर बात कर रहा हूँ। लेकिन यदि RH ऋणात्मक है तो ये असामान्य व्यवहार होगा, असामान्य क्रिया होगी। बाकी के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके साथ कार्डियोलॉजी या हार्ट, धमनियां, शिराएं, एंजियोलॉजी की बात करूंगा। आज के लिए धन्यवाद। आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे साथ, चैनल के साथ। धन्यवाद के लिए।